नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ggplot2 इन आर, जिससे हम डेटा को बेसिक से लेकर इंटरैक्टिव प्लॉट्स तक विजुलाइज करना सीखेंगे। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। आर में प्लॉटिंग के लिए ना बेसिकली दो मेन रास्ते हैं। एक है पुराना ट्रेडिशनल बेस आर प्लॉटिंग और दूसरा है टाइडीवर्स का सुपर पावरफुल पैकेज ggplot2। अक्सर जो नए लर्नर्स होते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई शुरू कहाँ से करें। आज हम इस डिलेमा को सॉल्व करेंगे। ये है हमारा आज का सफर। हम पहले इन दोनों के बीच की बहस को समझेंगे, फिर ggplot2 के कोर कॉन्सेप्ट ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स को डिकोड करेंगे। उसके बाद अपना पहला प्लॉट बनाएंगे, उसे स्टाइल करेंगे, इंटरैक्टिव बनाएंगे और आगे के स्टेप्स देखेंगे। ओके, चलो इस ग्रेट डिबेट में डाइव करते हैं। ये सिर्फ दो अलग टूल्स नहीं हैं, बल्कि डेटा को देखने और दिखाने के दो अलग अलग नजरिए हैं, दो डिफरेंट फिलॉसफीज। अब स्क्रीन पे ध्यान से देखो। बेस आर का अप्रोच है इम्पेरेटिव, मतलब आप कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हो। जैसे पहले एक खाली प्लॉट बनाओ, फिर उसमें पॉइंट्स ऐड करो, फिर लाइंस ऐड करो, हर चीज के लिए एक अलग कमांड। जबकि ggplot2 का अप्रोच डेक्लरेटिव है। यहाँ आप एक ही बार में बोल देते हो, मुझे वेट और एमपीजी के बीच का स्कैटर प्लॉट चाहिए। आप क्या चाहिए बताते हो, कैसे करना है वो ggplot2 देखता है। ठीक है, समझ आ रहा है ये डिफरेंस? एक अनुभवी आर यूजर का कहना है कि वो हमेशा बेस आर से शुरू करते हैं। उनके हिसाब से ggplot2 शुरू में समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसका काम करने का तरीका आर के बाकी फंक्शंस से काफी अलग है। शुरू में बेस आर ज्यादा आसान लग सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और यूजर का कहना है कि ggplot2 सीखने में टाइम इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद है। अगर आपको हाई क्वालिटी कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स बनाने हैं तो ggplot2 आखिर में बेहतर साबित होगा। अभी क्या सीखा? दोनों के आर्ग्यूमेंट्स क्लियर हैं? तो इस बहस का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है ggplot2 के पीछे का कोर आइडिया, द ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। ये वो आहा मोमेंट है जो आपको समझा देगा कि ggplot2 इतना पावरफुल और कंसिस्टेंट क्यों है। सिंपल शब्दों में ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स एक सिस्टम है जिसमें आप लेयर्स जोड़ जोड़ कर प्लॉट बनाते हो। आप डेटा से शुरू करते हो, फिर वेरिएबल्स को एस्थेटिक्स जैसे कलर या साइज से मैप करते हो, और आखिर में उन्हें जियोमेट्रिक शेप्स जैसे पॉइंट्स या लाइंस से रिप्रेजेंट करते हो। ये क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि प्लॉट बनाना लॉजिकल और सिस्टमैटिक हो जाए। इसको एक पिज्जा की तरह समझो। स्टेप 1 डेटा, यानी आपका ggplot फंक्शन, ये पिज्जा का बेस है। स्टेप 2 एस्थेटिक्स, यानी एईएस फंक्शन। ये बताता है कि कौन सा वेरिएबल एक्स एक्सिस पे जाएगा, कौन सा वाई एक्सिस पे। ये पिज्जा की सॉस की तरह है। और स्टेप 3 जियोम्स, यानी जियोम स्क्वायर फंक्शंस। ये हैं आपके पिज्जा की टॉपिंग्स। ये आपके डेटा को एक्चुअल शेप्स देते हैं, पॉइंट्स, लाइंस या बार्स। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? चलो, थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। स्क्रीन पे ध्यान है ना? पहले हम फाउंडेशन सेट करेंगे। हम ggplot फंक्शन यूज कर रहे हैं। इसमें हमने आर को बताया कि हम एम्प्टी कार्स डेटा सेट यूज कर रहे हैं, और एस्थेटिक्स यानी एईएस में बताया कि एक्स एक्सिस पर WT यानी वेट और वाई एक्सिस पर MPG यानी माइल्स पर गैलन आएगा। कोड रन करने के बाद आपको एक खाली प्लॉट दिखेगा। कैनवस तैयार है, एक्स और वाई एक्सिस भी लेबल्ड हैं, लेकिन अभी तक कोई डेटा पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक टॉपिंग्स नहीं डाली हैं। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? अब आती है टॉपिंग्स की बारी। हम पहले वाले कोड में प्लस लगाकर जियोम पॉइंट ऐड करेंगे। ये आर को बताता है कि जो WT और MPG हमने मैप किए थे, उन्हें स्क्रीन पर पॉइंट्स के रूप में दिखाओ। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। और ये देखो, आपका पहला स्कैटर प्लॉट तैयार है। खाली ग्रिड अब डेटा पॉइंट से भर गया है। ये है लेयरिंग की पावर। सिर्फ एक लेयर ऐड करने से हमारा प्लॉट कंप्लीट हो गया। इस स्टेप का पर्पस समझ आया?
प्लॉट बनाना एक बात है, लेकिन उसे सुंदर और प्रोफेशनल बनाना दूसरी। अब हम देखेंगे कि कैसे थीम्स का यूज करके हम अपने प्लॉट को पब्लिकेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। थीम्स आपके प्लॉट के नॉन डेटा हिस्सों को कंट्रोल करते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट स्टाइल, ग्रिड लाइंस। ये डेटा को कैसे डिस्प्ले किया जा रहा है उस पर कोई असर नहीं डालते, ये सिर्फ प्लॉट की सुंदरता बढ़ाते हैं। ggplot2 में पहले से ही बहुत सारे थीम्स बने हुए आते हैं। डिफ़ॉल्ट थीम ग्रे है, लेकिन आप थीम WBY, ब्लैक एंड वाइट, थीम क्लासिक या थीम डार्क जैसे कई ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। आप एक्टिव हो ना, मोबाइल साइड में तो नहीं? यहाँ देखिए, बेस आर में प्लॉट को स्टाइल करना काफ़ी मेहनती काम हो सकता है, जिसके लिए कई लाइंस ऑफ कोड लिखनी पड़ सकती हैं। जबकि ggplot2 में आप बस प्लस theme_bw जैसी एक लाइन ऐड करते हैं और आपका पूरा प्लॉट प्रोफेशनल लुक ले लेता है। सिंपल। तो अब हमारा प्लॉट प्रोफेशनल दिख रहा है। लेकिन सोचो, अगर आप इस प्लॉट के साथ बात कर पाते। अब तक हमारे प्लॉट स्टैटिक थे। अब हम अगले लेवल पर जाएंगे और देखेंगे कि आर के शाइनी फ्रेमवर्क का यूज करके इन स्टैटिक प्लॉट्स को इंटरैक्टिव यानी जिंदा कैसे बनाया जाता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? शाइनी में प्लॉट आउटपुट फंक्शन आपके प्लॉट को सिर्फ एक इमेज से बदलकर एक इंटरैक्टिव कैनवस बना सकता है। इसका मतलब है कि आपका प्लॉट अब सिर्फ देखने के लिए नहीं है, वो माउस क्लिक्स, डबल क्लिक्स या सिलेक्शन जैसे इवेंट्स पर रिएक्ट कर सकता है। स्क्रीन पर देखिए, सिर्फ ब्रश इज इक्वल टू प्लॉट ब्रश जैसा एक आर्ग्यूमेंट ऐड करने से यूजर को प्लॉट पर एक रेक्टेंगुलर एरिया सिलेक्ट करने की पावर मिल जाती है। जो भी एरिया सिलेक्ट होगा उसका डेटा हम आगे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्लियर था? इसके पीछे का प्रोसेस समझिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टेप 1, जब आप प्लॉट पर क्लिक या ड्रैग करते हो तो आपके ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट इस एक्शन को नोट कर लेता है। स्टेप 2, शाइनी इस इंफॉर्मेशन को आर सर्वर को भेजता है। स्टेप 3, आर उस नए इनपुट के हिसाब से कोड को दोबारा रन करता है। और स्टेप 4, आखिर में आर ये नई प्लॉट इमेज वापस आपके ब्राउजर को भेज देता है। ये सब मिलीसेकंड्स में होता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पागे ये प्रोसेस? तो अब आपने डिबेट समझ ली, ग्रामर सीख ली, प्लॉट बनाया, उसे स्टाइल किया और उसे इंटरैक्टिव बनाने का रास्ता भी देख लिया। अब आप एक लर्नर से क्रिएटर बनने के लिए तैयार हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने बेस आर और ggplot2 का फंडामेंटल डिफरेंस जाना। हमने ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स को पिज्जा एनालॉजी से समझा और हमने देखा कि शाइनी से प्लॉट्स को इंटरैक्टिव कैसे बनाते हैं। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अपने खुद के डेटा सेट को उठाओ और उस पर ये सब अप्लाई करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम और एडवांस ggplot टॉपिक्स देखेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।